13 अक्टूबर 1972 शुक्रवार का दिन उरुग्वे के मोंटेविडियो शहर में हवा में जश्न और उत्साह घुला हुआ था। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम, जो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि जिगरी दोस्तों का एक परिवार थी, चिली के सैंटियागो में एक मैच खेलने के लिए तैयार थी। ये नौजवान लड़के, जिनकी आंखों में सपने और दिलों में जीत का जज्बा था, अपने परिवार और दोस्तों के साथ उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 में सवार हुए। प्लेन में कुल 45 लोग थे और माहौल किसी पार्टी से कम नहीं था। हंसी मजाक, गानों और आने वाले मैच की बातों से पूरा प्लेन गूंज रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे भयानक और अकल्पनीय परीक्षा बनने वाली थी। सफर शुरू हुआ, लेकिन एंडीज पर्वतमाला के ऊपर मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में एक रात रुकना पड़ा। अगले दिन जब मौसम थोड़ा ठीक लगा तो पायलट ने दोबारा उड़ान भरी। प्लेन एंडीज के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे सिर्फ सफेद बर्फ की चादर थी, जो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जानलेवा भी। नौजवान खिलाड़ी खिड़कियों से बाहर देखकर मजाक कर रहे थे कि अचानक प्लेन में जोर की टर्बुलेंस महसूस हुई। ये कोई आम टर्बुलेंस नहीं थी। प्लेन ऐसे हिल रहा था जैसे कोई खिलौना हो। अचानक घने बादलों के बीच से एक काली चट्टान सीधे प्लेन के सामने आ गई। पायलट, जो अनुभवहीन था, ने गलती से प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि वे चिली पहुंच चुके हैं। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, बहुत देर हो चुकी थी। पायलट ने प्लेन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन का निचला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। प्लेन के पंख टूट गए और उसका पिछला हिस्सा हवा में कहीं गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में लोहे और इंसानी जिस्मों से भरी वो मशीन एक खिलौने की तरह टूटकर बिखर गई और एंडीज की एक अनजान घाटी में बर्फ पर फिसलती हुई रुक गई। कुछ पल पहले जहां हंसी ठहाके गूंज रहे थे, वहां अब मौत का सन्नाटा पसर गया था। इस भयानक टक्कर में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो बचे थे वो भी बुरी तरह घायल थे, टूटी हड्डियों और गहरे जख्मों के साथ दर्द से करा रहे थे। जब होश आया और उन्होंने टूटे हुए प्लेन से बाहर झांका तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खामोशी थी। न कोई पेड़, न कोई जानवर, बस अंतहीन सफेदी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे दुनिया से कट चुके हैं। क्रैश के बाद पहली रात कयामत की रात थी। -30 डिग्री की वो ठंड जो हड्डियों को चीर देती थी, और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। सब एक दूसरे से चिपककर एक दूसरे की सांसों की गर्मी से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो, जिन्होंने अपनी समझबूझ से घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया। अगली सुबह तक 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि बचाव दल उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। उन्होंने ऊपर आसमान में कई बार रेस्क्यू प्लेन उड़ते हुए देखे, लेकिन प्लेन का सफेद रंग बर्फ में ऐसा घुल मिल गया था कि उन्हें कोई देख नहीं पाया। दिन बीतते गए। खाने का सामान, जो कुछ चॉकलेट बार और जैम के डिब्बे थे, लगभग खत्म हो चुका था। फिर 11वें दिन उन्हें प्लेन के मलबे में एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। जब उन्होंने उसे ठीक करके सुना तो एक खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रेडियो पर बताया जा रहा था कि खराब मौसम और किसी के जिंदा बचने की उम्मीद ना होने के कारण फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये सुनना किसी मौत की सजा से कम नहीं था। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। अब वे पूरी तरह से अकेले थे उस बर्फीले नर्क में। जब दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया, तब एंडीज के पहाड़ों ने उन्हें अपने नियम सिखाने शुरू कर दिए। यहाँ जिंदा रहने के लिए इंसानी नियम नहीं, बल्कि जंगली कानून चलते थे। भूख अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पेट में आग जल रही थी। उन्होंने प्लेन की सीटों के कुशन के चमड़े को चबाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पेट की आग कहाँ बुझने वाली थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बर्फ को धातु की शीट पर रखकर पिघलाना सीखा, जिससे पीने का पानी मिल जाता था। दिन में सूरज की चमक इतनी तेज थी कि बिना चश्मे के अंधा हो जाने का खतरा था, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। रातें इतनी ठंडी थी कि जो सो जाता वो शायद सुबह कभी नहीं उठता। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। हर गुजरते पल के साथ उनका शरीर और हिम्मत दोनों जवाब दे रहे थे। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वे सब एक एक करके यहीं बर्फ में जम जाएंगे। उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त दम तोड़ रहे थे और वे बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ये वो पल थे जब इंसानियत और जानवर बनने के बीच की रेखा मिटने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे।
और भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। शरीर खुद को ही खाने लगा था और सब कंकाल की तरह दिखने लगे थे। एक दिन जब सब्र का हर बांध टूट गया तो एक ऐसा ख्याल मन में आया जिसके बारे में सोचना भी पाप था। ये ख्याल था अपने मरे हुए दोस्तों और परिवार वालों के शरीर को खाकर जिंदा रहने का। शुरू में ये बात सुनकर सब सुन रह गए। ये घिनौना था, अमानवीय था और उनके धर्म के खिलाफ था। कई दिनों तक इस बात पर बहस चली, लोग रोए, प्रार्थना की और भगवान से मार्गदर्शन मांगा। लेकिन जब भूख से एक और दोस्त ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो ये भयानक कदम उठाना ही होगा। उन्होंने एक दूसरे से एक पैक्ट किया कि अगर उनमें से कोई मर जाता है तो बाकी लोगों को उसके शरीर का इस्तेमाल करने का हक होगा ताकि वे जिंदा रह सके। रॉबर्टो कैनेसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, ने कांच के एक टुकड़े से पहला कट लगाया। वो पल इंसानियत की हार का नहीं बल्कि जिंदा रहने की जिद की सबसे भयानक जीत का था। दोस्तों, एक पल के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं। सोचिए, जब जिंदा रहने की हर उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इंसान का हौसला हर मुश्किल से बड़ा है। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी के किस पल ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। चलिए अब वापस चलते हैं एंडीज के उन बर्फीले पहाड़ों में और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। उन्होंने जिंदा रहने का सबसे मुश्किल फैसला तो ले लिया था, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। 29 अक्टूबर की रात जब सब लोग प्लेन के टूटे हुए धड़ में सो रहे थे, कुदरत ने एक और क्रूर मजाक किया। पहाड़ से एक भयानक हिमस्खलन आवालांच आया और पूरे प्लेन को बर्फ के नीचे दफन कर दिया। जो लोग सो रहे थे वो नींद में ही बर्फ के नीचे दबकर मर गए। इस हिमस्खलन ने 8 और लोगों की जान ले ली। जो बचे वो कई दिनों तक बर्फ के नीचे अंधेरे में फंसे रहे। हवा की कमी होने लगी और दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वे एक बर्फीली कब्र में जिंदा दफन हो गए हों। उनमें से एक नैंडो पेराडो ने हिम्मत दिखाकर प्लेन की छत में एक पोल से छेद किया। तब जाकर उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी हवा मिली। जब 3 दिन बाद वे बर्फ से बाहर निकल पाए तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा ठिकाना भी तबाह हो चुका था और उनके 8 और साथी हमेशा के लिए सो चुके थे। इस घटना ने उन्हें तोड़कर रख दिया, लेकिन उनके अंदर लड़ने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। हिमस्खलन की घटना के बाद बचे हुए लोगों ने एक बात ठान ली, अब वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे, वे अपना चमत्कार खुद लिखेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे इसी जगह पर रुके रहे तो मौत पक्की है। उन्हें यहाँ से निकलकर मदद लानी ही होगी। उन्होंने तय किया कि उनमें से कुछ लोग पहाड़ों को पार करके चिली पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये एक सुसाइड मिशन जैसा था, क्योंकि उनके पास न तो सही कपड़े थे, न उपकरण और न ही पहाड़ों पर चढ़ने का कोई अनुभव। लेकिन उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उन्होंने प्लेन की सीटों से इंसुलेशन निकालकर एक स्लीपिंग बैग बनाया ताकि रात की जानलेवा ठंड से बचा जा सके। इस खतरनाक सफर के लिए टीम के सबसे मजबूत 2 लोगों को चुना गया। फर्नांडो नैंडो पेराडो, जिसने क्रैश में अपनी मां और बहन को खो दिया था, और रॉबर्टो कैनेसा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने का जुनून उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। 12 दिसंबर, क्रैश के 61 दिन बाद नैंडो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने उस बर्फीले जहन्नुम से बाहर अपना पहला कदम रखा। उनके साथ एक और दोस्त एंटोनियो टिनटिन विजिनिटिन भी था, जिसे कुछ दूर बाद वापस भेज दिया गया ताकि बचे हुए लोगों के लिए खाना बच सके। उनका सफर शुरू हुआ। बिना किसी ट्रेनिंग के कमजोर शरीर के साथ वे बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगे। हर कदम एक जंग की तरह था। हवा में ऑक्सीजन की कमी सांस लेना मुश्किल कर रही थी और ठंड नसों में खून जमा रही थी। उन्होंने सोचा था कि बस एक पहाड़ पार करते ही उन्हें चिली की हरी भरी वादियां दिख जाएंगी, जैसा कि पायलट ने मरने से पहले कहा था। 3 दिन की जानलेवा चढ़ाई के बाद जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। सामने कोई हरी घाटी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बर्फीले पहाड़ों की चोटियां थीं। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। पहाड़ों का वो अंतहीन सिलसिला देखकर रॉबर्टो कैनेसा की हिम्मत जवाब दी गई।
वो वहीं बैठकर रोने लगा और बोला, नैंडो, हम मरने वाले हैं। लेकिन नैंडो पेराडो ने हार नहीं मानी। उसने कहा, रॉबर्टो, हो सकता है हम मौत की तरफ चल रहे हों, लेकिन मैं चलते चलते मरना पसंद करूंगा। और वे आगे बढ़ते रहे। दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती गई। 10 दिनों तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उन्हें बर्फ खत्म होती हुई और हरियाली के कुछ निशान दिखाई दी। फिर उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी के दूसरी तरफ उन्होंने एक आदमी को घोड़े पर देखा। वो एक चिल्ली का चरवाहा था, जिसका नाम सर्जियो कैटालान था। उन्होंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी के शोर में उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंची। चरवाहे ने उन्हें देखा, लेकिन उसे लगा कि ये कोई पागल है। अगले दिन वो फिर उसी जगह आया। नैंडो ने एक पत्थर पर कागज का टुकड़ा लपेटकर उस तक फेंका, जिस पर लिखा था, मैं एक प्लेन से आया हूँ जो पहाड़ों में क्रैश हो गया था। मेरे दोस्त अभी भी वहाँ फंसे हैं। जब सर्जियो ने वो नोट पढ़ा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उन्हें खाना दिया और मदद लाने के लिए निकल पड़ा। 72 दिनों के बाद दुनिया को उस चमत्कार के बारे में पता चला जिसे वे नामुमकिन मान चुके थे। चिली एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचे जहां नैंडो और रॉबर्टो थे। नैंडो हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट को रास्ता बताता रहा और जल्द ही वे उस क्रैश साइट के ऊपर थे जहां उनके 14 दोस्त अभी भी जिंदा थे और आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। जब बचे हुए लोगों ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो वो खुशी से चिल्लाने और रोने लगे। वो पल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो 72 दिनों के नरक के बाद आजादी का पल था। कुल 16 लोग जिंदा बचाए गए। जब ये लोग दुनिया के सामने आए तो वे सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदा रहने की एक ऐसी चमक थी जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। उन्होंने जो किया उस पर बहुत विवाद हुआ, लेकिन पोप ने भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए उठाए गए कदम पाप नहीं माने जा सकते। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये इंसानी हौसले, दोस्ती और उस उम्मीद की कहानी है जो सबसे घने अंधेरे में भी एक छोटी सी लौ बनकर जलती रहती है। ये उन 29 लोगों को भी एक श्रद्धांजलि है जो घर वापस नहीं लौट सके, और उन 16 लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति को एक सलाम है जिन्होंने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।